यह वीडियो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके पहले 2 वीडियो और आ चुकी हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से करेंगे। सबसे पहले जानते हैं यह खाता कौन खोल सकता है। इसे कोई भी एकल वयस्क खोल सकता है। इसके अलावा 3 वयस्क मिलकर संयुक्त ज्वाइंट खाता भी खोल सकते हैं। अवयस्क या विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक भी यह प्रमाण पत्र ले सकते हैं। साथ ही 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क स्वयं अपने नाम से NSC खरीद सकता है। NSC में जमा की बात करें तो इसमें निवेश की शुरुआत न्यूनतम 1000 रुपये से की जा सकती है और उसके बाद 100 रुपये के गुणांक में कितनी भी राशि जमा की जा सकती है। यहाँ निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कितने भी खाते खोल सकते हैं। यह योजना 80C के तहत टैक्स लाभ के लिए भी पूरी तरह पात्र है। इसकी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जमा तिथि से 5 वर्षों बाद होती है। NSC को गिरवी भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन पत्र और गिरवीदार की स्वीकृति पत्र जमा करना होता है। आप अपने प्रमाण पत्रों को राष्ट्रपति या राज्यपाल, RBI, अनुसूचित बैंक, सहकारी समिति, सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण या आवास वित्त कंपनी जैसी संस्थाओं के पास गिरवी रख सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। NSC को सामान्यतः 5 वर्षों से पहले बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके कुछ विशेष अपवाद भी हैं। जैसे एकल या संयुक्त खाता धारक की मृत्यु होने पर इसे बंद किया जा सकता है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जब्ती किए जाने पर या न्यायालय के आदेश होने पर इसे समय से पहले बंद कर सकते हैं। जहां तक खाते के स्थानांतरण करने की बात है, यह केवल कुछ ही स्थितियों में मान्य है। खाता धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को, संयुक्त खाता धारक की मृत्यु होने पर जीवित धारक को, न्यायालय के आदेश पर किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी को गिरवी रखने की स्थिति में खाते का स्थानांतरण किया जा सकता है। अब बात करेंगे KVP यानी किसान विकास पत्र की। KVP खाता कोई भी एकल वयस्क खोल सकता है। इसके अलावा 3 वयस्क मिलकर संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं। अवयस्क या विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक भी यह खाता खोल सकते हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क स्वयं अपने नाम से इसे संचालित कर सकता है। जमा के नियमों की बात करें तो इसमें न्यूनतम 1000 और 100 रुपये के गुणांक में निवेश किया जा सकता है। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और आप कितने भी खाते खोल सकते हैं। KVP धारा 80C के तहत कटौती योग्य नहीं है, यानी इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है। KVP की परिपक्वता वर्तमान नियमों के अनुसार 115 महीने मतलब 9 वर्ष 7 महीने की है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परिपक्वता पर आपकी जमा राशि 2 गुनी हो जाती है। KVP को भी गिरवी रखा जा सकता है। इसके लिए आवेदन पत्र और गिरवीदार की स्वीकृति आवश्यक है। आप इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल, RBI, अनुसूचित बैंक, सहकारी समिति, निगम, सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण या आवास वित्त कंपनी के पास गिरवी रख सकते हैं। KVP को समय से पहले बंद करना केवल विशेष परिस्थितियों में ही मान्य है, जैसे एकल या संयुक्त खाता धारक की मृत्यु होने पर, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जब्ती किए जाने पर, न्यायालय के आदेश होने पर। एक सामान्य स्थिति यह भी है कि आप इसे जमा तिथि से 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष के बाद कभी भी बंद कर सकते हैं। जहां तक खाते के स्थानांतरण की बात है तो यह केवल तभी संभव है जब खाता धारक की मृत्यु हो जाए। संयुक्त खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में न्यायालय के आदेश पर या फिर किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी को गिरवी रखने पर खाते को स्थानांतरित किया जा सकता है। अगली बचत योजना है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC यानी महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट। यह खाता एक महिला द्वारा अपने लिए खोला जा सकता है या फिर अवयस्क लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है, लेकिन इसमें नियम यह है कि एक समय में एक खाता धारक द्वारा केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और यदि आप दूसरा खाता खोलना चाहते हैं तो 2 खातों के बीच 3 महीने का अंतराल आवश्यक है। इसमें जमा की बात करें तो न्यूनतम 1000 और 100 रुपये के गुणांक में राशि जमा की जा सकती है। सभी MSSC खातों में अधिकतम 2 लाख की निवेश सीमा तय की गई है। इसका मतलब यह है कि
आप जितने खाते खोलेंगे उनका टोटल 2 लाख से अधिक नहीं हो सकता है, चाहे आप एक खाता खोलें चाहे जितने भी खोलें। यह योजना सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ के लिए भी पात्र है। यह एक वन टाइम स्कीम थी जो अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक शुरू की गई थी और इसमें निवेश की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी। इस योजना में 7.5% वार्षिक ब्याज मिलता था, जिसकी गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती थी। इसका ब्याज तिमाही जमा होता था, लेकिन इसका भुगतान खाता बंद करते समय ही किया जाता था। यदि खाता संचालन के नियमों का उल्लंघन पाया जाता था तो केवल डाकघर बचत दर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की जो रेट है वही लागू होती थी। पैसों की जरूरत पड़ने पर खाता खोलने के 1 वर्ष बाद पात्र शेष राशि का 40% तक निकासी की जा सकती थी। ध्यान रहे, यह आंशिक निकासी केवल एक ही बार की जा सकती थी। इसे समय से पहले बंद करना कुछ विशेष स्थितियों में मान्य था, जैसे खाता धारक की मृत्यु पर, जानलेवा बीमारी के मामले में या दस्तावेज सहित अभिभावक की मृत्यु होने पर। यदि कोई बिना किसी विशेष कारण के 6 महीने बाद खाता बंद करता था तो 2% ब्याज की कटौती की जाती थी, यानी आपको 7.5 की जगह 5.5% ब्याज मिलता था। इस खाते की परिपक्वता खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष बाद होती थी, जिसके बाद जमाकर्ता को पूरी पात्र राशि का भुगतान कर दिया जाता था। इस खाते को खोलने के लिए आपको खाता खोलने का फॉर्म, KYC दस्तावेज जैसे कि आधार और पैन, KYC फॉर्म और पे इन स्लिप यानी जमा पर्ची के साथ राशि या चेक निकटतम डाकघर में जमा करने होते थे। इस वीडियो की लास्ट योजना है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021। यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावकों को खो दिया था। इस योजना के लिए आयोजन की तिथि 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच निर्धारित थी। MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस समय सीमा को 28/2/2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना के तहत खाते के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट बच्चों के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं और वे संयुक्त खाता धारक होते हैं। आयोजन की तिथि पर यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए संयुक्त खाता खोला जाता था। हालांकि यदि खाता खोलते समय लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी थी तो एकल खाता भी स्वीकार होता था। इस योजना में लाभार्थी को स्वयं कुछ जमा नहीं करना होता था, बल्कि PM केयर फंड से अग्रिम एक मुश्त अंशदान यानी लमसम कंट्रीब्यूशन किया जाता था। यहाँ आयु की गणना खाता खोलने की तिथि तक उसके आगामी जन्मदिन तक पूरे किए गए वर्षों के आधार पर की जाती थी। इस खाते में जब लाभार्थी 18 वर्ष का हो जाता है तो उसके एकल खाते में 10 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। इस राशि को मासिक आय योजना MIS के तहत निवेश माना जाता है, जिसमें मिलने वाला ब्याज लाभार्थी को 23 वर्ष की आयु तक मासिक वजीफे यानी मंथली स्टाइपेंड के रूप में मिलता रहता है। जैसे ही लाभार्थी अपनी 23 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसे 10 लाख रुपए की पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सारी बचत योजनाएं खत्म होती हैं। अब हम इन बचत योजनाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा और सामान्य जानकारी दोनों के लिए आवश्यक है। अब डाकघर अपने ग्राहकों के लिए ई-पासबुक की सुविधा भी देता है। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपने खाते का बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट या फिर फुल स्टेटमेंट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा प्रारंभ में SB, PPF, SSA योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसकी प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले OTP सत्यापन के माध्यम से ई-पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करें, अपनी योजनाओं का चयन करें और खाता विवरण दर्ज करें। दूसरे OTP सत्यापन के बाद बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट का चुनाव करें। अब आप अपना विवरण देख या डाउनलोड कर सकते हैं।
अब देखते हैं क्लेम फॉर डिसीज्ड अकाउंट होल्डर यानी मृतक खाता धारक के लिए दावा कैसे करते हैं। यदि दुर्भाग्यवश किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो जमा राशि के निपटान के लिए 3 प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है नॉमिनेशन, यदि नामांकित व्यक्ति नॉमिनी मौजूद है। दूसरा है कानूनी साक्ष्य लीगल एविडेंस, जैसे वसीयत यानी बिल या प्रोबेट के आधार पर। और तीसरा है बिना नामांकन, यानी अगर नॉमिनेशन नहीं है तो 5 लाख तक की राशि का दावा संबंधित अनुलग्नकों यानी एनेक्सर के साथ किया जा सकता है। विशेष नोट देखिए, यदि जमा राशि 5 लाख से अधिक है और नामांकन नहीं है तो केवल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्सेशन सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। बिना नामांकन वाले दावे 5 लाख तक मृत्यु के 6 महीने बाद ही निपटाए जा सकते हैं। अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स या सर्टिफिकेट, खाता या प्रमाण पत्र के स्थानांतरण की प्रक्रिया को। यदि आप अपना खाता या बचत प्रमाण पत्र जैसे NSC KVP एक डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। आपको फॉर्म SB 10B खाते के लिए या NC 32 प्रमाण पत्रों के लिए भरकर अपनी पासबुक और KYC दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। यह आवेदन या तो पुराने डाकघर में या जहां ट्रांसफर चाहते हैं उस डाकघर में जमा करना होगा। ट्रांसफर की अंतिम प्रक्रिया प्रधान डाकघर यानी हेड पोस्ट ऑफिस द्वारा ही की जाती है। अब देखते हैं ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट। डाकघर में नया खाता खोलने के लिए आपको भरा हुआ खाता खोलने का फॉर्म यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म AOF, KYC दस्तावेज जैसे आधार और पैन और SB 103 स्लिप जिसे जमा पर्ची बोलते हैं जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप SB, RD, TD, MIS, SCSS और पोस्ट ऑफिस द्वारा वर्तमान में उपलब्ध योजनाओं के खाते खोल सकते हैं। अब देखते हैं साइलेंट अकाउंट रिवाइवल यानी साइलेंट खाते का पुनर्जीवन कैसे किया जा सकता है। यदि किसी खाते में लंबे समय तक कोई लेन देन नहीं होता तो वह साइलेंट या निष्क्रिय हो जाता है। इसके लिए कुछ नियम हैं जिन्हें हम देखते हैं। यदि किसी खाते में लगातार 3 वित्तीय वर्षों यानी फाइनेंशियल ईयर तक कोई लेन देन जमा या निकासी नहीं किया जाता है तो उसे साइलेंट माना जाएगा। ऐसे खाते को दोबारा चालू करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र और नए KYC दस्तावेज जमा करने होंगे। साइलेंट खाते को संबंधित प्रधान डाकघर रिस्पेक्टिव HO द्वारा ही पुनर्जीवित किया जाता है। अब हम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू यानी डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को देखेंगे। यदि आपके NSC या KVP जैसे प्रमाण पत्र खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसके लिए आपको NC 29 फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। यह फॉर्म खोए, चोरी हुए या पूरी तरह नष्ट हुए प्रमाण पत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। आवेदन के साथ प्रमाण पत्र का विवरण और क्षतिपूर्ति बॉन्ड इंडेमिनिटी बॉन्ड संलग्न करना होगा। इस बॉन्ड के साथ जमानतदार या बैंक गारंटी की आवश्यकता होती है। यदि प्रमाण पत्र केवल कटे फटे या खराब हुए हैं और उनका विवरण पढ़ा जा सकता है तो किसी भी क्षतिपूर्ति बॉन्ड की आवश्यकता नहीं होती है। डुप्लीकेट प्रमाण पत्र अब पासबुक के रूप में संबंधित प्रधान डाकघर द्वारा जारी किए जाते हैं। अब हम देखते हैं डुप्लीकेट पासबुक इशू करने की प्रक्रिया को। पासबुक खो जाने या फट जाने पर नई पासबुक प्राप्त करने के नियम क्या हैं? इसके लिए आप निर्धारित फॉर्म या एक हस्तलिखित हैंड रिटन आवेदन जमा कर सकते हैं। डुप्लीकेट पासबुक के लिए विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। आवेदन के बाद नई डुप्लीकेट पासबुक प्रधान डाकघर द्वारा जारी की जाती है। वैसे तो नई पासबुक SO द्वारा भी जारी की जा सकती है। पासबुक खो जाने पर कभी कभी पुलिस थाने की रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। यदि कोई कस्टमर चेकबुक की सुविधा लेना चाहता है तो चेकबुक की सुविधा केवल डाकघर बचत खाता SB के लिए ही दी जाती है।
अन्य योजनाओं के लिए जैसे आरडी, एमआईएस में चेकबुक जारी नहीं होती है। चेकबुक की सुविधा का लाभ लेने के लिए खाते में न्यूनतम 500 रुपए की शेष राशि बनाए रखना अनिवार्य है। आउट स्टेशन यानी बाहरी चेक के कुछ चार्जेस होते हैं। यदि आप किसी दूसरे शहर या आउट स्टेशन का चेक डाकघर में जमा करते हैं तो उस पर विभाग द्वारा कुछ शुल्क लिया जाता है। पहले 1000 या उसके किसी भाग के लिए 30 रुपये का शुल्क लगता है। पहले 1000 के बाद प्रत्येक अतिरिक्त 1000 या उसके भाग के लिए 3 रुपये का शुल्क अतिरिक्त लिया जाता है। यदि किसी कारणवश चेक बाउंस हो जाता है तो 50 रुपये का सेवा शुल्क लिया जाता है। एमआईएस ब्याज से आरडी में स्थानांतरण। अक्सर निवेशक चाहते हैं उनके एमआईएस खाते का ब्याज सीधे उनके आरडी अकाउंट में जमा हो जाए, लेकिन इसके लिए नियम थोड़ी अलग हैं। एमआईएस खाते से सीधे आरडी खाते में ब्याज जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता अपनाया जाता है। सबसे पहले एमआईएस का ब्याज आपके एसबी अकाउंट में जमा किया जाता है। इसके बाद आप बचत खाते से आरडी खाते के लिए स्थायी निर्देश स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा।